हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी अध्यापिका। तो आज हम करते हैं 10वीं कक्षा की कविता नागार्जुन जी द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान। तो पहले मैं आपको थोड़ा नागार्जुन जी के बारे में बताती हूँ कि नागार्जुन जी का जन्म कब कहाँ हुआ और कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो इसके बारे में जानते हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था सन 1911 में। इनका जो असली नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र और इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में जाकर हुई और बाद में ये अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता में चले गए थे। 1936 में ये श्रीलंका में गए और वहीं जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म से भी दीक्षित हुए। ये 1938 में ये 2 साल के बाद लौटकर भारत आए और ये जो कविता लिखी गई है ये भी ऐसी ही लग रही है जैसे कि भाई ये जब गए हैं उसके बाद इनका जो ये छोटा सा बच्चा है और आकर जब इन्होंने ये अपने बच्चे से मिले हैं उस दौरान इनका बच्चा इनको जानता नहीं है और उसकी जो हंसी है, खुशी है, उस बच्चे को देखकर इनके मन में जो भाव पनपे वो भाव इन्होंने लिखे हुए हों। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि इनकी रचनाएं हैं। बहुत से इन्हें पुरस्कार भी मिले हुए हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। हाँ, एक बात और, मैथिली भाषा में इनको यात्री के नाम से जाना जाता है और ये लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले कवि थे। इनकी अब हम करते हैं ये कविता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान डाल देगी मृतक में भी डाल देगी जान। अब कवि उस छोटे से बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी ये जो छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है ये तो मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गाते, धूल से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर आकर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो कमल। जलजात यानी कमल। बच्चे के धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए शरीर को देखकर कवि को लगता है कि ये तो ऐसा, मतलब उसके खेलते हुए बच्चे को जब वो धूल में सना हुआ देखता है तो उसके ऊपर इतना मोहित होता है और कहता है कि तुम्हारा तो ये शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल जो है वो तालाब को छोड़कर आकर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। कमल से तुलना की है इन्होंने बच्चे की। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम्हारा स्पर्श पाकर तो ऐसा लगता है कि कठिन पाषाण, कठोर पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात इस माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि कठोर हृदय कोई व्यक्ति होगा ना, बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति होगा, वो भी तुम्हारा स्पर्श पाकर बिल्कुल नरम दिल बन जाएगा। तो बच्चे की इन्होंने तुलना की है कि तुम तो इतने अच्छे हो कि तुम्हारा तो स्पर्श पाकर भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी बिल्कुल नरम हृदय वाला बन जाता है। छू गया तुमने कि झरने लगे पेड़ शेफालिक के फूल। और फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे छू गया बांस था कि बबूल, कि तुमने तो अगर बांस या बबूल को भी छू दिया ना तो उससे भी शेफालिक के फूल झड़ने लग जाएं। शेफालिक के फूल होते हैं बहुत सुंदर अच्छे। शेफालिक मान ले जैसे कि ये गुलमोहर जो होता है उसके फूल जो लगते हैं कि वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं कि बांस और बबूल तो कांटेदार होते हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं। बबूल जो होती है वो कांटेदार पेड़ होता है, तो कह रहे हैं कि और बांस पे भी कोई फूल नहीं लगता।
तो इसलिए कह रहे हैं कि बांस और बबूल को भी अगर तुम छू दो तो वहाँ उससे भी शेफालिक के फूल झड़ने लग जाएं। तुम पाए नहीं पहचान। फिर कहते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या अब तुम मुझे ऐसे ही बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहोगे? थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। अब ऐसा लगता है मुझे कि तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही अपनी आँखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम पहली बार में एक दूसरे का परिचय नहीं जान पाए, एक दूसरे से को नहीं जान पाए, एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। फिर कहते हैं कि आज अगर तुम्हारी माँ अपने बीच में माध्यम नहीं बनती तो शायद मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। अब कभी इतने दिन में अपने घर आए हैं और अपने बच्चे से मिले हैं, बच्चा उसको जानता नहीं है क्योंकि वो गए हैं उस समय वो बिल्कुल ही छोटा है या पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो छोटा बच्चा जानता नहीं, बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि शायद आज अगर तुम्हारी माँ अपने बीच में माध्यम न बनी होती, तुम्हारी माँ अपनी जानकारी आपस में न करवाती तो शायद हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, न जान पाता कि मैं तुम्हें जान ही नहीं पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ये तो बहुत ही अच्छी है और तुम तो धन्य हो कि, और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्योंकि कवि का कहने का यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि तुम तो बहुत धन्य हो कि तुम्हें जो तुम्हारी इतनी अच्छी जो माँ तुम्हें मिली है, और तुम्हारी माँ भी धन्य है कि जो उसे तुम मिले हो, जो उसे हमेशा हंसाते रहते हो, कि सम्मान के योग्य हो तुम तो। चिर परवासी मैं इत्र मैं अन्य, मैं तो कहीं दूर से आया हुआ। चिर परवासी लंबे समय से जब ये बाहर गए हुए थे तो कहता है कि मैं तो दूर देश में रहने वाला एक चिर परवासी हूँ, कि कहीं बाहर रहने वाला कोई अन्य हूँ तुम्हारे लिए। तुम तो मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं तो दूसरे देश में चला गया था और बहुत दिनों से, लंबे समय से मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए कोई और हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? अब बच्चे को कह रहा है कि तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ। मेरे साथ तो तुम्हारा आज तक कोई संपर्क ही नहीं रहा। उंगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, कि तुम्हें तो मधुपर्क होता है दही, घी, शहद, जल और दूध का मिश्रण, कि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने ही मधुपर्क करवाया है, अर्थात तुम्हारी माँ की उंगलियों के द्वारा ही तुमने जो पंचामृत है वो चाटा है। देखते तुम इधर कनकी मार, और जब तुम इधर मेरी तरफ कनकी मार तिरछी नज़र से देखते हो जाती जबकि आंखें चार, तो तुम मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो, कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो जाता है। अब इसमें वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है कि जब तुम तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखते हो तो तुम मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय मुझे तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बहुत ही शोभायमान लगती है। कवि बच्चे के भोलेपन की और उसके सीधेपन की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं, और कि भाई बच्चा जो होता है वो कैसा दिखता है, किस तरह से वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्वभाव का दिखता है, कितना सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से बच्चे का वर्णन किया गया है कि तुम्हारी ये जो छोटे छोटे दांतों वाली जो हंसी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तुम्हारी माँ भी धन्य है तुम्हें पाकर, जिसने तुम्हारा साथ मिला है जिसका,
और तुम भी धन्य हो कि तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी माँ मिली है। मैं तो तुम्हारे लिए एक प्रवासी के समान हूँ, कहीं बाहर से आया हूँ, एक मेहमान की तरह हूँ। और तुम मुझे जानोगे तो भी कैसे जानोगे, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने ही खिलाया पिलाया है आज तक, मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया। इसलिए और जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो तो मुझे बड़े प्यारे लगते हो, और तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है वो मुझे बहुत ही शोभायमान लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो बच्चे का वर्णन किया है, बच्चे की हंसी का वर्णन किया है कि कैसे निस्वार्थ बच्चा हंसता है और अच्छा लगता है।